तो देखो जी, लास्ट हम लोग है ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना पढ़ना स्टार्ट किए थे, एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आपकी न्यूटन के 3 लॉ के बारे में आपको धीरे धीरे सिखाया गया था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी आपके सामने रखा गया था, जो नेचर का बहुत अच्छा रूल्स आपके सामने एक्सप्लेन किया विद सम ड्रामेटिक। अब यहाँ देखो ध्यान से, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आप देख चुके हैं, जिसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट को मेंटेन करना चाहता है, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन को मेंटेन करना चाहता है, अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई इस तरह का कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। न्यूटन का सेकंड लॉ हम लोग देखे थे कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp/dt के साथ बराबर होता है। अब इस केस में आपको सिखाया गया था दो सिस्टम। एक होता है सिस्टम जिसमें मास कांस्टेंट होगा, अगर मास कांस्टेंट होगा तो आप एफ नेट को ma से इक्वेट करें और जो अननोन है निकालें। लेकिन अगर मास वेरिएबल है तो आप एफ नेट इक्वल्स टू ma नहीं लगा सकते, उस समय आपको ये वाला टर्म यूज करना पड़ेगा। बेसिकली बोला जाए तो मोमेंटम यूज करना पड़ता है। फिर आपके सामने न्यूटन थर्ड लॉ था, बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। और इसमें एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके बाद फिर एक्सेलरेशन का मतलब क्या था, फोर्स कौन कौन कैसे हवा में उड़ गया, कौन उड़ा नहीं, फ्रिक्शन का रोल क्या था, ये बहुत कुछ इसमें डिस्कशन हुआ था। बोलो सही है? यस सर। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। कोई भी बॉडी पे अगर आप सिस्टम में किसी बॉडी को कंसीडर करते हैं तो उस पर बहुत सारा फोर्सेस काम करता है। देखिए ना, जैसे मान लीजिए ये मैन खड़ा है तो इस मैन का अपना वेट है, नीचे की तरफ काम कर रहा है, नीचे वाला फ्लोर उस पर एक नॉर्मल लगा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैन पे अभी दो फोर्स तो जरूर काम कर रहा है, एक वेट है इसका mg नीचे की तरफ और नीचे वाले फ्लोर का नॉर्मल। उसी तरह अगर आप इस इंक्लाइन के ऊपर किसी ब्लॉक को लेते हैं तो इस ब्लॉक पे भी बहुत सारा फोर्स काम कर रहा है, जैसे उसका वेट काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। मतलब ये कहते हैं कि अगर आप कोई भी सिस्टम पकड़ते हैं तो उस पे एक से ज्यादा फोर्सेस हो सकता है किसी समय काम कर रहा हो। जैसे अगर आप इस मार्कर को ही पकड़े तो ऐसे देखिए, हम इसको ऐसे पकड़ के रखें, आप इमेजिन कर सकते हैं इस पे कितना अलग अलग फोर्सेस काम कर रहा है। बताओ तो इस पे कितना फोर्स अभी काम कर रहा है, एकदम सिंपल वे से। दूर का हैंड का जो फोर्स है वो काम कर रहा है एक mg। दूर का सन उनका फोर्स नहीं लेना है, जो आसपास का फोर्स है बस उसी से काम चलाना है। तो देखो इस पे थंब का एक फोर्स, फर्स्ट फिंगर का फोर्स, मिडिल फिंगर का एक फोर्स और इसका वेट, 4 फोर्स इस पे अभी काम कर रहा है। बोलो सही है? यस सर, यस सर। तो किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे जितना भी फोर्सेस होता है उसको प्रॉपरली दिखाना, उसके डायरेक्शन को प्रॉपरली दिखाना फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इस तरह का डायग्राम कि बॉडीज पे जो फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहा है उसको प्रॉपर वे से डायरेक्शन के साथ दिखाओ और जरूरत के हिसाब से उसको कंपोनेंट्स में तोड़ो। जरूरत के हिसाब से, इस वर्ड का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, फोर्स को ऐसे रिजॉल्व कीजिए कि आप उसका कारण निकाल पाए कि आखिर ये किस फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। तो आप जब किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, आपको याद है एफ कॉस थीटा या ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा? यस। एक बार हम आपको फिर से याद दिला दें। अगर कोई वेक्टर मेरे पास ए है और हम एक्स के साथ थीटा बना रहे हैं तो इधर वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा होता है और इधर वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा होता है। इसी तरह कोई भी वेक्टर का कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, फोर्सेस को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना, प्रॉपरली रिजॉल्व करना, ताकि हमको ये पता चल जाए कि आखिर इस मोशन के होने के पीछे का कारण कौन सा फोर्स है, इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक। अब आप इस फ्री बॉडी डायग्राम को समझने के लिए आपको कम से कम स्टार्टिंग में 4 फोर्स जानना होगा। एक है बॉडी का वेट, दूसरा होता है नॉर्मल रिएक्शन,
थर्ड है थ्रेड का टेंशन और फोर्थ है स्प्रिंग फोर्स। ये चार जानना जरूरी है, तब आपका पढ़ाई आगे बढ़ेगा। पहले आप इंडिविजुअली इन चारों फोर्सेस के बारे में थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर सीखे। तो चलो स्टार्टिंग विथ वेट ऑफ बॉडी। बॉडी का वेट किधर काम करता है? हमेशा ध्यान रखना, वेट होता है mg के बराबर और इसका डायरेक्शन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। और बहुत अच्छे से अगर बताना है तो अर्थ के सेंटर की तरफ, बोलो बोलो सही है, अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ होता है हमेशा बॉडी का वेट। अच्छा, अगर कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, मान लो जैसे ये एक पर्सन है, वो यहाँ खड़ा है, तो क्या उसका वेट हम इस डायरेक्शन में बनाएंगे? यस सर। हमेशा ध्यान रखना, हम लोग थ्योरी में लिख रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन अगर अर्थ पे आप अगर कोई बॉडी, मान लो एक टॉल सा बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का अगर हमको वेट दिखाना पड़ेगा तो क्या हम अर्थ के सेंटर की तरफ दिखाएंगे? ठीक है, कोई भी बॉडी का वेट अगर आपको ड्रॉ करना है, इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसे इस टेबल पे ये ब्लॉक रखा है, ये टेबल पे ये ब्लॉक रखा है, तो इस टेबल पे इस ब्लॉक का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। मैग्नीट्यूड आप mg के बराबर कर दो, लेकिन डायरेक्शन अगर लोगे तो डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। इज दिस क्लियर? कोई भी बॉडी का वेट किधर ड्रॉ करोगे? वर्टिकली डाउन। हाँ बोलो, कुछ डाउट है? नो सर। ठीक, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ देखो, अब ये एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन के ऊपर ये एक ब्लॉक रखा है, लेकिन अगर आप इसका वेट बनाएंगे तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे एक ब्लॉक हैंग है, वर्टिकली हैंग है, अगर इसका वेट बनाएंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अगर मान लो ये कैपिटल एम है तो कैपिटल mg, ये स्मॉल एम है तो स्मॉल mg। यहाँ देखो ये हैंग है तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, कुछ सोचना ही नहीं है। वेट मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, जितना मास उस हिसाब से mg लगा दो, वर्टिकली डाउनवर्ड बना दो। अब सुनो जरा, एक और भी तो वर्ड हम मेंशन किए थे ना, कि फोर्सेस को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ता है इस तरह से कि आपको ये पता चले कि किस वजह से, कौन से फोर्स के कारण बॉडी मोशन कर रहा है। अच्छा बताओ, देखो ये थोड़ा भारी टाइप दिखाई दे रहा है, जब हम इस सिस्टम को छोड़ेंगे तो ये मास का क्या होगा बताओ? अपने कैपिटल एम का क्या होगा बताओ? सर वो नीचे आ जाएगा, स्लोप के डायरेक्शन। ये कैपिटल एम जो है वो स्लोप, ये कैपिटल एम जो है वो स्लोप को पकड़ के नीचे आएगा, यही बोल रहे हो ना? यस सर, यही बोल रहा है। यस सर। तो आपका काम है इस mg का वो हिस्सा पता करना, वो कंपोनेंट पता करना जो इसके मोशन के पीछे का कारण है। तो देखिए ध्यान से, बार बार ड्रॉ होगा, बहुतों बार ये ड्रॉ होगा ये फिगर। आप मान के चलिए कि ये एक एक्सिस है और ये दूसरा एक्सिस है। अब आपका mg है नीचे की तरफ, ये एंगल है थीटा। तो जरा गौर करो, जरा गौर करो, जरा गौर करो, क्या अगर आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो ये एंगल भी थीटा आएगा? यस सर, आएगा। कौन सा नियम से वो थीटा आ रहा, बोलो? सर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, सबको समझ में आया? यस सर। अब देखो, क्या ये 90 माइनस थीटा आएगा? यस। बोलो बोलो। यस सर। फिर क्या ये एंगल थीटा आएगा? यस सर। सबको देख लो अच्छे से, ये एंगल थीटा आएगा, सबको देख लिया? सर वो 90 माइनस थीटा वाला नहीं समझ। ठीक, ये देखो जी आलोक रंजन, यस। क्या ये पूरा 90 है? हाँ सर। तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। हाँ सर, अब समझ गया। फिर ये एंगल थीटा होगा, बोलो सही है? यस सर। आज के बाद
आज के बाद हम तुमको ये सब कभी नहीं दिखाने वाले, हम सीधा यहाँ थीटा लिखेंगे, यहाँ थीटा, ये थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा। बोलो समझ में आ रहा? हाँ सर। उसके बाद आज से वो गायब, खत्म, मेरा काम खत्म। mg थीटा इधर वाला कंपोनेंट mg का cos थीटा भाई, और इधर वाला कंपोनेंट mg का sin थीटा। बोलो सही जा रहे हैं? यस सर। तो जरा सोच के बताओ, आखिर इसके नीचे आने के पीछे का कारण, फोर्स, कॉज कौन है? mg sin थीटा। mg sin थीटा। mg sin थीटा के कारण ये नीचे आएगा, mg sin थीटा के कारण ये नीचे आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ तोड़ने का जरूरत नहीं है, यहाँ तो बस इसी डायरेक्शन में है ही, वो mg है, यहाँ भी तोड़ने का जरूरत नहीं है। देख रहे हो, कैपिटल एम अगर मान लो भारी है तो ये नीचे जाएगा और फोर्स उधर है, पता चल रहा है, कैपिटल mg के कारण जाएगा। इज दिस क्लियर? यस सर। आप लोग सबको इसको देख लीजिए, ये एक दिन में 5 से 10 बार बनने वाला फिगर है, और हर दिन इतना समय नहीं रहता थीटा 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 दिखाए, थीटा थीटा बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बोलो, इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर क्लियर। चलो यहाँ देखो, यहाँ बताते हैं। अब देखो ये 30 दे दिया, तो हम इसको कैसे बनाएंगे पता है? ले भाई m1g, ये m1g, तो इधर आया m1g का cos 30, और इधर आया m1g का sin 30। तुमको समझ में आया? हाँ सर। यस। ये 30 है ना, तो ये 30 होगा। उसी तरह यहाँ देखो, यहाँ नीचे की तरफ m2g, तो इस डायरेक्शन में m2g का cos 53.1 डिग्री, और इस डायरेक्शन में m2g का sin 53.1 डिग्री। इज दिस क्लियर? यस सर। ऐसे ही डायग्राम बनता है, डायग्राम ऐसे ही बनता है। कहीं कोई दिक्कत समझने में? नो सर। अब आप बताइए, तो ये नीचे जाएगा, कौन नीचे जाएगा, कौन ऊपर जाएगा? m1 m2 कौन नीचे जाएगा, कौन ऊपर जाएगा? सर m1 नीचे जाएगा, m2 ऊपर जाएगा। कैसे पता चल गया तुमको? सर मास। खाली मास से नहीं होता, ये पूरा फोर्स देखना पड़ता है। आप देखो, m1 जो sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, ओके। sin 30 डिग्री, तो क्या ये 100 इंटू 10 sin 30 1/2, क्या ये 500 न्यूटन आया? यस सर। फिर यहाँ आ जाओ, m2g sin 53 मान लेना, ये 50 इंटू 10 और sin 53 मतलब 4/5, क्या ये 400 न्यूटन आया? यस सर। ठीक। अब उधर वाला 400 न्यूटन कम है, इधर 500 न्यूटन ज्यादा है, तो हाँ ठीक है, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, फोर्स निकाल के सोचते हैं, खाली मास देख के मत सोचना। हाँ, अगर हम इस एंगल को थोड़ा और बढ़ा दें, मान लो 53 के जगह 60 कर देते, तो sin 60 का वैल्यू √3/2 होता। √3 में हो सकता है पासा पलट जाता। बात समझ रहे हो? यस सर। तो इस सब चीज पे ध्यान रखना। अगला टॉपिक जो इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में सीखना है, समझना है। सबसे पहले तो आपको इसमें एक दो चीज समझना होगा, एक दो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला चीज, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब हवा में ये काम नहीं करेगा। देखो भाई, ये मार्कर देख रहे हो, इस मार्कर को हवा में फेंक दिए, इस मार्कर को हम हवा में फेंक दिए, तो चाहे ये मार्कर हवा में है या मेरे हाथ में है या टेबल पे रखा है, mg हर जगह काम कर रहा। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। लेकिन 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 जितने देर तक ये हवा में है, ये किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो इस पे नॉर्मल काम नहीं करेगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? यस सर
सर। नॉर्मल के लिए बॉडीज का कांटेक्ट में होना जरूरी है। नॉर्मल के लिए बॉडीज का कांटेक्ट में होना जरूरी है। मेरे इस मोबाइल को अगर हम जहां पकड़े हैं उसको छोड़ दो तो इसका वेट काम कर रहा है ना नीचे। यस सर। लेकिन एक धागे से हम इसको बांध देंगे तो क्या उस पर नॉर्मल कहीं काम करेगा? नो सर। नॉर्मल के लिए कांटेक्ट में आना जरूरी होता है। जब तक वो कांटेक्ट नहीं क्रिएट करेगा तब तक नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? सर ग्राउंड से कांटेक्ट में सर। अब ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, हम बोले कांटेक्ट में। कांटेक्ट मतलब दीवार के साथ कांटेक्ट, प्लेन के साथ कांटेक्ट, मेरे हाथ का कांटेक्ट, जमीन के साथ कांटेक्ट, कोई टेबल पे कांटेक्ट, कोई गाड़ी पे कांटेक्ट, कांटेक्ट में होना चाहिए। ओके। दूसरा, इट फॉलोज थर्ड लॉ। मतलब अगर इस मार्कर पे एक नॉर्मल ऊपर लग रहा है तो नीचे वाले फ्लोर पे भी नॉर्मल नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अगर इस मार्कर पे एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है तो नीचे वाले फ्लोर पे नॉर्मल नीचे की तरफ लग रहा है। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। न्यूटन थर्ड लॉ। और थर्ड आता है डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल is always perpendicular to contact surface। जो भी आपका कांटेक्ट सरफेस होगा ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल एक्शन काम करता है। तो आप लोग सबको इन तीन वर्ड्स पे पहले काम कर ले, उसके बाद एग्जांपल में जाएंगे। सबसे पहला चीज, नॉर्मल जो है वो एक कांटेक्ट फोर्स है। नॉर्मल जो है वो कांटेक्ट फोर्स है। कहने का मतलब जब तक आप किसी सरफेस के साथ, किसी बॉडी के साथ किसी दूसरे बॉडी को टच में नहीं लाएंगे, कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, तब तक नॉर्मल काम नहीं करेगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो करता है। मतलब अगर ए और बी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है तो ए पे जो नॉर्मल काम करेगा और बी पे जो नॉर्मल काम करेगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। ए पे जो नॉर्मल काम करेगा और बी पे जो नॉर्मल काम करेगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। अब नॉर्मल का डायरेक्शन क्या होगा? आप तो बोल दिए डायरेक्शन अपोजिट, लेकिन डायरेक्शन होगा क्या? तो भाई जहां भी कांटेक्ट सरफेस बनेगा ना उस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। उस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। अब चलिए कुछ इस पे हम आपको एक एग्जांपल आज दिखाएंगे, बाकी अगले दिन इसमें एग्जांपल पे काम करेंगे। चलिए ये फिगर सामने एकदम सिमेट्री है, देख रहे हो 60 60 60 एकदम सिमेट्री में रखा गया। इज दिस क्लियर? अब देखो बताओ इस पर्टिकुलर बॉडी पे कितना कांटेक्ट सरफेस है? जहां जहां ये कांटेक्ट कर रहा है कितना जगह पे कांटेक्ट कर रहा है? दो जगह पे। दो जगह पे। दो जगह। एक यहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है और एक यहाँ कांटेक्ट में। बोलो सही है? यस सर। तो यहाँ दो नॉर्मल काम करेगा। मान लो हम इस नॉर्मल को बॉडी पे दिखा दिए N1 के नाम से, तो ये नॉर्मल बॉडी के ऊपर है N2 के नाम से, सेंटर की तरफ होगा N2 के नाम से। वैसे हम आपको पहले से बता दें प्लान, बिकॉज इस सिमेट्री है तो N1 और N2 बराबर होगा, ठीक है। अभी आप देखिए ना, यहाँ पे हम उसका एक बड़ा सा फिगर आपके सामने रखते हैं। देखिए यहाँ पे कांटेक्ट था, इसका नॉर्मल N1, यहाँ पे कांटेक्ट था, इसका नॉर्मल N2। देखना कितना सुंदर नेचर अपने आप को ढालता है। क्या इसका वेट mg नीचे काम करेगा? यस सर। चलिए सब कोई सोच के बताओ, जो सिस्टम हम आपके सामने दिखा रहे हैं उसमें मेरा बॉल मोशन करेगा या रेस्ट में रहेगा? रेस्ट में रहेगा। अब कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में बॉडी तभी हो सकता है जब उस पे नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो। तो आपको
आपको जब लगे ना, कभी भी अगर ऐसा लगे कि ये सिस्टम रुका हुआ है, जैसे यहां लग रहा है ना कि ये रुका हुआ चलेगा नहीं ये, यस सर। तो आप 100% तय रखना कि फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेगा। इधर वाला फोर्स उधर से बैलेंस, ऊपर वाला फोर्स नीचे से बैलेंस होना ही है। अगर फोर्सेस बैलेंस नहीं होगा तो कभी इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। और अगर आपको दिख ही रहा कि वो इक्विलिब्रियम में है तो हम 110% आप गारंटी रखिए कि फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेगा। चलो अब देखो यहां कैसे करता है। देखो इस N1 का भी दो कंपोनेंट होगा, इस N2 का भी दो कंपोनेंट होगा, जरा ध्यान से। हाँ, एंगल अगर 60 है, अगर ये एंगल 60 है तो क्या ये एंगल 60 है? यस सर। तो क्या ये एंगल 30 है? यस सर। तो क्या यहाँ पे लिख दे 30 डिग्री, या ऊपर 60 जो लिखना है लिख लो, तो यहाँ भी आएगा 30 डिग्री। N1 का राइट वाला कंपोनेंट N1 का cos 30, N2 का लेफ्ट वाला कंपोनेंट N2 का cos 30, समझ में आ रहा है? यस सर। ऊपर वाला कंपोनेंट N1 का sin 30, ऊपर वाला कंपोनेंट N2 का sin 30। अब देखो अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, हम इसको थोड़ा सा है ना येलो कर देते हैं। देखो N1 का कंपोनेंट राइट की तरफ है, कितना है? N1 cos 30। N2 का कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ है, कितना है? N2 का cos 30। अब ये बॉडी ना राइट जा रहा है ना लेफ्ट जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों कंपोनेंट बराबर है। यस सर। तो अगर आप इन दोनों कंपोनेंट को बराबर किए, अगर आप N1 cos 30 को N2 cos 30 से बराबर किए तो cos 30 कट गया और अपने आप देखो आ गया कि N1 और N2 बराबर होगा। यस सर। अरे ये सिमेट्री में तुम देख के बताया था ना कि सर दोनों जगह नॉर्मल बराबर है, लेकिन मैथमेटिकली भी प्रूफ हो गया कि दोनों जगह नॉर्मल बराबर है। अब तुम ही सोचो, अगर ये एंगल एक तरफ 60 और एक तरफ 30 रहता तो एक तरफ 30 आता एक तरफ 60 आता, क्या ये कट जाता? नो सर। नहीं कटता। तो उस समय नॉर्मल बराबर नहीं होता। अब देखो ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ऊपर की तरफ N1 sin 30 और N2 sin 30। वेरी गुड, N1 sin 30 और N2 sin 30 ये ऊपर की तरफ काम कर रहा है। और नीचे की तरफ कौन काम कर रहा है? mg काम कर रहा है। तो ऊपर की तरफ N2 sin 30, ऊपर की तरफ N1 sin 30, और ये दोनों मिलके mg को बराबर करा। यस सर। यस सर। क्या सबको समझ में आई मेरी बात? यस सर। ठीक, आज इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। हम चाहेंगे कि जब आपको हम इसका नोट्स भेजे तो आप यहां तक देखें। वैसे अगले दिन जब आप आइएगा देखिए ये सब नॉर्मल पे किया गया काम है, ये सब नॉर्मल पे किया गया काम है। बाद में स्ट्रिंग का टेंशन आएगा, लेकिन इतना नॉर्मल पे काम करना है। पहले हम चाहेंगे कि आप इस डायग्राम पे अच्छे से दिमाग लगाएं, समझें, फिर अगले दिन इससे आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। चलिए